हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 15 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज 41 से 80 कर लेंगे, ठीक है। अब साथ में रिवीजन भी करते चलें, ठीक है। आइए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और ये लॉन्च कौन करता है इंडेक्स, ये यहाँ पर हम लोगों को बताना है। देखो ये काम RBI का है, ठीक है, ये RBI करती है। देखो आप इसको नाम को ठीक से पढ़िए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें होगा क्या। पेमेंट हो रहा है डिजिटली, यानी यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पे पेनिट्रेशन देखी जाएगी डिजिटल पेमेंट की कंट्री के अंदर, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो इस तरह का मेजरमेंट है इस इंडेक्स में, ठीक। तो याद रखना है RBI ने किया है, RBI का सूचकांक है या फिर जारी करती है RBI। चलिए 42 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, यहाँ पे पढ़िए AB PMJ सेहत, सेहत पे आपको जोर देना है। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये जो स्कीम है वो किस तरह की है, ये इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंश्योरेंस स्कीम है। आयुष्मान भारत जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, उसमें क्या था, उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर था। 5 लाख का इंश्योरेंस कवर पर फैमिली लिखूँ या पर पर्सन लिखूँ, पर फैमिली था, ठीक है। ये आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूँ मैं, आयुष्मान भारत। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सेहत में और आयुष्मान भारत में थोड़ा सा फ़र्क है। और आयुष्मान भारत जो है वो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, तो यानी पूरे भारत में है। और ऑब्वियसली ये जो इंश्योरेंस कवर है वो किस फील्ड में है, हेल्थ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेहत में आपको एक चीज़ जानना है, सेहत देखो डिफरेंट कैसे है आयुष्मान भारत से। इसमें भी 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, लेकिन पर पर्सन है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पर पर्सन, यहाँ पे क्या था, पर फैमिली था, यहाँ पे पर पर्सन है। सेहत में पर पर्सन है, यानी एक फैमिली में यदि मान लो 5 लोग हैं तो इस फैमिली को 5 लाख ही रुपए मिलेंगे, यानी जो भी बीमार होगा तो उसको इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। लेकिन सेहत में यदि एक फैमिली में 5 लोग हैं तो ये पाँचों लोगों को, यदि पाँचों लोग बहुत स्थिति उनकी गंभीर है तो पाँचों लोगों को 5-5 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, यानी 25 लाख। तो देखो कितना फ़र्क है आयुष्मान भारत नेशनल लेवल वाली पे और सेहत पे, सेहत जो योजना है। तो यहाँ पे ये आपको एक चीज़ जाननी है, ये सिर्फ वर्क कर रही है JNK में, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट के लिए है सेहत, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट के लिए, और किसी के लिए नहीं, और ऑल रेजिडेंट के लिए, ठीक, क्योंकि पर पर्सन है ना तो सभी लोग आ जाएंगे। अब देखिए सेहत का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे देख लीजिए, सेहत का मतलब क्या है, सोशल एंडेवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। देखिए इस गवर्नमेंट की एक बात तो है, यहाँ पे कोडिंग इतना बढ़िया से करते हैं कि बिल्कुल फिट बैठ जाता है। लेकिन ये कोडिंग हिंदी वाले से नहीं हो सकती ना, हिंदी वाले से नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, हाँ। तो हम लोग को इन दोनों इसमें फ़र्क पता चला, ठीक है। अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए। यह योजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों के लिए शुरू की गई। कहाँ की गई भाई, ये तो JNK के लिए है ना, JNK के लिए सेहत, JNK के लिए वहाँ के रेजिडेंट के लिए, यानी पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़िए, योजना के तहत उपचार लाभ यानी ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित है। नहीं भाई, ये प्राइवेट में भी एप्लीकेबल है। तो ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक वहाँ का एक्सटेंशन है, ठीक है। और बहुत सारे हॉस्पिटल शॉर्ट लिस्ट भी कर लिए गए, जिसमें से गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया, केवल सरकारी लिखा ना यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट गलत हो गया, यानी इसके दोनों पॉइंट गलत हैं, तो इसका D पॉइंट हो गया, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 43 देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य के मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला को खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा पुनर्जीवित किया गया। देखो ये रिवाइवल की बात कर रहे हैं, और बहुत पुराना हेरिटेज था ये। और कौन सा हेरिटेज है, यहाँ पे क्या लगा, मोनपा हस्त निर्मित, जो मैन मेड कागज़ करते हैं, हम कागज़ का निर्माण करते हैं, मोनपा, उसको वहाँ पे लोकल डायलेक्ट में मोनपा बोलते हैं। ये वहाँ का हेरिटेज है, ठीक है। हेरिटेज किस लिए, क्योंकि बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है, 100 साल पुरानी ये कारीगरी है। और ये जो कपड़े की कारीगरी है ये अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, फिगर पे देख लीजिए, ये मोनपा कागज़ ये कैसे निर्माण करते हैं, कहाँ गया, हाँ ये है, इसको देखिए, ये दिख रहा है। ये जो कागज़ का निर्माण करते हैं ये हैंडमेड है, ठीक है, हैंडमेड है, ये कागज़ है, यही मोनपा है, मोनपा। तो इसका नाम याद रखना, तो मोनपा भी याद रखना और अरुणाचल प्रदेश भी याद रखना, ठीक। और मोनपा है क्या ये भी तो जानना है साथ में। तो ये आर्ट है, एक आर्ट है, कागज़ बनाने की आर्ट है वहाँ की, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 100 साल से तो विलुप्त थी,
अब 100 साल बाद रिवाइवल हुआ है, और ये रिवाइवल किसने, इसका श्रेय पूरा किसको जाता है, KVIC को, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी में लिख दे रहा हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडी समझते हैं ना, सामविधिक बॉडी, सामविधिक बॉडी जो संसद के अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं। तो कोई अधिनियम भी होगा, तो अधिनियम भी है KYC एक्ट 1956, ठीक है, तो ये एक्ट हो गया। और ये जो संस्था है, ये कमीशन जो है वो MSME के अंडर में काम करता है, ठीक है, MSME जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 44 देखिए। जनवरी 21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस मंदिर के ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो ये सोमनाथ मंदिर के चेयरमैन को मोदी साहब को एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक है। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, दूसरे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको नियुक्त किया गया। पहले कौन थे, पहले मोरारजी देसाई थे, ठीक है, पहले मोरारजी देसाई थे। और ऑब्वियसली सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में है ना, गुजरात में। चलिए आगे बढ़िए, 45 देखिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 21 इन गोवा, ठीक है। एक चीज़ तो हम लोगों को पता चल गई कि इन्होंने ये बता दिया कि गोवा में हेल्ड हुआ था, आयोजन गोवा में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये एडिशन कौन सा था, कितने में कौन सा नंबर का था ये एडिशन वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक हो जाते हैं। ये 51 एडिशन था, ठीक है। अब इसमें देखो, इस फेस्टिवल में तमाम तरीके के प्राइज़ मिलते हैं, वो अब इतना याद रखवाना टेढ़ी खीर है। तो इसमें से कुछ अवार्ड हैं वो जान लीजिए, कुछ का एक ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है, ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए, ये समझ लेंगे GPA। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। और अभी किस फिल्म को मिला है, इनटू द डार्कनेस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनटू द डार्कनेस। और इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें फोकस कंट्री ऑफ फोकस जो होती है वो भी जान लीजिए। 2-3 पॉइंट बहुत हैं इसके बारे में। कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश था, ठीक है, बांग्लादेश। बस इतना बहुत है, 2-3 पॉइंट इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 46 देखिए। रिपब्लिक डे परेड जो हुई 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला। और वो झांकी कौन सी थी, आइए चलते हैं झांकी पे। ये राम मंदिर की झांकी है, ठीक है, राम टेम्पल। यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर दिखेगा, लिखना क्या है साहब, दिख तो है ही रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ें, हाँ यहाँ पे ये वाली इमेज और देख लीजिए। PM मोदी देखो, यहाँ पे न्यूज़ में पढ़िए, PM मोदी नेम्ड सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट चेयरमैन, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर, मून पर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है। ये तो बहुत तूफ़ानी काम है यार, ये काम कर रहा है अमेरिका कर रहा है, ठीक है। अमेरिका का प्लान है 2026 तक इनका प्लान है कि यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इंस्टॉल कर देंगे मून पे, ठीक है, मून पे। चलिए 48 देखिए, जापान किस वर्ष तक अंतरिक्ष में प्रथम कास्ट आधारित, ये भी तूफ़ानी काम है, कास्ट से कर रहे हैं, ये लकड़ी से यहाँ पे ये सैटेलाइट का निर्माण कर दे रहे हैं। वुड बेस्ड सैटेलाइट इन स्पेस, जापान इज प्लानिंग टू लॉन्च द फर्स्ट। तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे टाइम पूछा है कि किस वर्ष तक। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना, ये फैक्ट हम लोगों को पता चला कि जो प्रथम कास्ट आधारित यानी वुड बेस्ड सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है जापान। पहला तो फैक्ट ये याद रखना है, ठीक है। बाकी ईयर याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो अभी पढ़ भी लेंगे तो कल को भूल जाना है, परसों भूल जाना है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये याद रखना है, वुड बेस्ड सैटेलाइट कौन लॉन्च कर रहा है, जापान। और इनका टारगेट 2023 तक का है, ये 2023 तक लॉन्च करेंगे। अब सोचिए, ये लकड़ी का सैटेलाइट बना रहे हैं और इसको अर्थ का टेम्परेचर को रजिस्ट करना है, तो कितनी यहाँ पे हाईटेक यहाँ पे एस टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसी लकड़ी बनाना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सके, प्रेशर को रजिस्ट कर सके, है ना, और सनलाइट को भी रजिस्ट कर सके। पता चला गया वहाँ पे आग जल गया। जब मेटल में आग लग जाती है तो लकड़ी क्या चीज़ है, तो इस लकड़ी को भी मेटल से ज़्यादा टफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले यहीं पे है कि इस लकड़ी को उस स्थिति में बनाए। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 इसका टारगेट है, ठीक। 49 देखिए, जनवरी 21 में फॉस्टिन आर्कचेंज तोडेरा को पुनः किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। अब इनको कैसे याद रखा जाए, कुछ बना लेना कोडिंग वगैरह आप लोग। ये जो री इलेक्ट हुए हैं
री इलेक्ट हुए हैं, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के हैं, ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के। इस कंट्री की क्या खास बात है, ये गोल्ड के लिए जाना जाता है, ठीक है, गोल्ड और डायमंड के लिए, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसकी लोकेशन देख रहे हैं ना सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, आप जो साउथ सूडान देखते हैं और ऊपर चार्ट देखते हैं, वहीं पे है, ठीक है, मैप देखना तो आपको दिख जाएगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे मैप लगाया नहीं हूँ, मैं PDF में लगाना भूल गया। चलिए आगे चलिए। 50 देखिए, 20 जनवरी 2021 को यूएसए के अगले राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन ने शपथ ली। तो पुराने क्वेश्चन हो गए, लेकिन जिस तरीके से पूछा है वो आसान नहीं है ना, यहाँ पर नंबर पूछा है, ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम थोड़ी ना पूछ लेगा, कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम थोड़ी ना देने जा रहा हो। तो बिडेन साहब ये 46 हैं, ये 46वें नंबर के US प्रेसिडेंट हैं, ठीक। और यहाँ पे भी प्रेसिडेंट को ना चीफ जस्टिस ऑफ, जैसे अपने यहाँ CGI, अपने यहाँ CGI शपथ दिलाते हैं ना प्रेसिडेंट को, वहाँ पे भी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहीं से तो उठाई हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट साहब की बात हो गई है, तो वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही है कौन है, कमला देवी हैरिस, ठीक है, कमला देवी हैरिस। इनके बारे में हम लोगों ने एक क्वेश्चन क्या पढ़ा था, ये फर्स्ट वुमेन जो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन इंडियन अमेरिकन, ठीक है, इंडियन अमेरिकन मूल की जो हैं वो पहली वुमेन है कमला देवी हैरिस। चलें आगे करें। 46 है, ठीक। 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियों वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। आप लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे कि आजकल इस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं जिन पे आप इजीली फाइटर प्लेन्स जो है वो आप उनको लैंड करा सकते हो इमरजेंसी पे। तो ये फाइटर प्लेन्स के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, इमरजेंसी लैंडिंग अगर करानी होगी तो इनका काम बन जाएगा। तो ये जो 2 एयर स्ट्रिप आपको दिख रही हैं यहाँ पे लिखा हुआ 2 हवाई पट्टियाँ, ये एक हाईवे पे नहीं है, ठीक है, ये 2 हाईवेज़ पे है। एक हाईवे कौन सा है, एक हाईवे है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक हवाई पट्टी तो इस पर बनाई गई है, और दूसरी हवाई पट्टी जो है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाई गई है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो एक एयर स्ट्रिप इस पे है और एक एयर स्ट्रिप इस पे है, और दोनों कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, यूपी। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर जो ट्रायल चल रहे थे लैंडिंग के, वो तो हम लोगों ने न्यूज़ में देखे ही थे, ठीक है। अब आगे बढ़ें, आंसर यूपी हो गया। 52 देखिए, जनवरी 21 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स MMA ने 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। ये हुनर हाट कहाँ पे होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। हुनर हाट समझ रहे हैं ना, एक मेला टाइप का रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड स्किल रहती है उनमें जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जिनमें हाई डिग्री ऑफ स्किल रहती है, वो अपने अपने प्रोडक्ट का वहाँ पे एक तरह से प्रदर्शनी टाइप होती है, ठीक है। अब ये हुनर तो किसी भी फील्ड में हो सकता है कुछ खाने वाली चीज़ें बहुत बेहतरीन बनाता हो, किसी का कुछ कपड़े का हो, किसी का चीनी मिट्टी का हो, बर्तन का हो। और उस मेले में अपनी अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए लोग जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो आर्टिसन लोग होते हैं, वो कई स्टेट से आते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों से आते हैं। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, लखनऊ में। आपने PM मोदी को देखा होगा न्यूज़ में, वो जा रहे थे और लोगों को उनकी कला के लिए, उनकी कारीगरी के लिए बधाई भी दे रहे थे। कुछ फ़ोटोज़ पड़े हैं, उसको देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा। देखिए ये एयर स्ट्रिप है, ठीक है, देखो फाइटर प्लेन उतरता हुआ लैंड करते हुए दिख रहा है आपको। ये देखिए ये हुनर हाट है, ये देखो ये अपने प्रोडक्ट्स का, अपने गुड्स का एग्जीबिशन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का रहता है। यहाँ पे देखो ये फूड प्रोडक्ट है, और ये सब जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिजिनस हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब बाहर का कोई विदेशी डिश बना के यहाँ पे दिखा दी, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पीछे लगा है लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा कहाँ का है, ये तो इंडिया है ना, और ख़ास तौर से बिहार का। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, मतलब इस तरह का एग्जीबिशन रहता है, ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो ये हुनर हाट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, लखनऊ में, ठीक है, LKO में। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 52 हो गया, ठीक है, चलिए 53 करते हैं, जूम कर लो थोड़ा। हाँ, भारत में किस राज्य या फिर UT ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है बताएंगे, 24 जनवरी को, ठीक है। ये सेपरेटली भी याद रखना, ठीक है, पूछा है 1-2 बार तो पूछा ही है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश ने इस ऐप को भी लॉन्च किया, ठीक है, उद्यम सारथी ऐप को। 24 जनवरी 1950 को पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। और 24 जनवरी 1950 के बाद से फिर उत्तर प्रदेश जाना लगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश।
तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी ऑप्शन हो गया, यूपी। चलिए 54 देखिए, हाल ही में जापान की UNIQLO, इसको क्या एक साथ पढ़ें या फिर ये शॉर्ट टर्म में लिखा है, एक साथ ही पढ़ लेते हैं, यूनिक्लो पढ़ लेते हैं हम लोग। यूनिक्लो कंपनी ने अपने वस्त्रों के निर्माण हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए भारत के किस शहर के साथ समझौता किया। देखो यहाँ पे वस्त्रों का निर्माण दिख रहा है ना, तो वस्त्र से संबंधित यहाँ पे अहमदाबाद भी है, वाराणसी है, वाराणसी की साड़ी सिल्क की साड़ी आप लोग जानते होंगे। नौकरी वोकरी पा जाना तो फिर ले जाना अपनी मम्मी को बेहतरीन सी साड़ी, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट है, अभी उतना पैसा ही नहीं रहता है। 30-35 हज़ार की साड़ी ये पड़ती है। कोई नहीं, जल्दी नौकरी पा जाएंगे आप लोग। तो भैया अभी बनारस के साथ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, बनारस एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा वस्त्रों को, यानी वस्त्र का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, रॉ मटेरियल जापान खरीदेगा बनारस से, ठीक, याद रखना। अब जो कताई बुनाई वाला सेक्टर है, इंडस्ट्री है बनारस में, वो तो बिल्कुल अब तहलका मचाने वाला है। बनारस फेमस किसके लिए आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिल्क और बनारसी साड़ी, वाराणसी साड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 देखिए, जनवरी 21 में निम्नलिखित में से किस स्टेट या यूटी में भारत के सबसे महंगे मशरूम, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महंगे मशरूम में एक के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। जो नॉर्मल मशरूम हम लोग खाते हैं वो तो आराम से मिल जाता है 30 रुपये में, 30 रुपये में एक पाव तो मिल ही जाता है ना। अब ऐसे ये वजन के हिसाब से तो नहीं देते थे, मतलब किलो के हिसाब से कहाँ यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे तो वाइट वाले एक रैपर में रखे रहते हैं और वो शायद 30 या 40 रुपये का आता है, और इसका वजन लगभग 250 ग्राम रहता होगा या 300 ग्राम, यानी मोटा मोटा हम लोग अंदाज़ा माने तो यहाँ पे 100 रुपये kg हम लोग इसको समझ लें। नॉर्मल मशरूम की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जिस मशरूम की बात कर रहा है, ये मशरूम है, सोच सकते हैं हम लोग 20,000 रुपये kg, 20,000 रुपये kg। और इस मशरूम को वहाँ के लोकल डायलेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम इसको याद रखना है, गुक्की, GUCCI, इसको याद रखना, या गुक्की याद रख लो या फिर मोरेल, ये दो नाम आपको याद रखना है, गुक्की या मोरेल। ये वहाँ के लोकल डायलेक्ट में बोला जाता है, मतलब वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें इस मशरूम को गुक्की या फिर मोरेल बोलते हैं। इस मशरूम को थोड़ा सा देख लीजिए, ये इतना कॉस्टली है तो देखना तो बनता है। देखिए ये तो नॉर्मल मशरूम है जो हम लोग को 100 रुपये पर kg हम लोग पा जाते हैं। इसको देखिए, ये तो वैसे ही बड़ा ख़तरनाक टाइप का लग रहा है। इसकी कॉस्ट है 20,000 पर kg। इसी का नाम गुक्की है या फिर मोरेल है, ठीक। और ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, वेरी इंपॉर्टेंट। और जम्मू कश्मीर का एक और सैफरॉन यानी केसर तो GI टैग पा गया है 2020 में, पा गया है, ठीक है। 2020 में मिला था GI टैग सैफरॉन को, और इस मशरूम को भी मिल गया, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए वापस चलते हैं। तो आंसर इसका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। चलिए 56 देखिए, भारत के 2021 गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश के सेंटर ने भाग लिया। अभी जस्ट आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हम लोग किसकी चर्चा किए थे, झांकी की चर्चा किए थे, और अयोध्या के राम टेम्पल को सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। उसी का क्वेश्चन है। तो किस सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था, ये बांग्लादेश की थी, ठीक है, बांग्लादेश की। इमेज देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन याद रहेगा नहीं पता, इमेज देख लें तो शायद याद रहे, और मैं इमेज शायद डालना भूल भी गया, सॉरी। चलिए कोई नहीं, अगर आप लोगों ने परेड देखी होगी वीडियो पे यूट्यूब पे तो याद रह जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ तक हो गया, 56 तक ना, 57 करते हैं, 1 मिनट। हाँ, जनवरी 21 में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली माध्यम समझते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आजकल सब मीटिंग चल रही हैं। वर्चुअल को हिंदी में आभासी बोलते हैं, ठीक है, तो कभी कभी आभासी लिखा हुआ देखते होंगे आप। वर्चुअल मीडियम से उद्घाटन किए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 16 PBD, इसको PBD शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, PBD प्रवासी भारतीय दिवस। इसको हम लोग नॉन रेजिडेंट डे भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ठीक है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। अब भारत में रहना नहीं है आपको, बाहर रहना तो नॉन रेजिडेंट ही हो गए ना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको ये जो 16 नंबर दिख रहा है इसको याद रखना है, ठीक है। ये जो अभी 2021 में पूछेगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि 2021 में हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा एडिशन था, एडिशन ही पूछ लिया। एडिशन के आजकल क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो हो सकता है इसी में एडिशन पूछ ले, जबकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है PBD।
तो इसका एडिशन कौन सा था, 16वां था। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, अब देखो बाहर वाली बात है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल आ जाएगा, ठीक है। और इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, थीम आपको जानना है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, याद रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जूम कर दूँ, अब दिख रहा है ना, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, याद रखना ये थीम है PBD की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करा लीजिए, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी हिंदी में क्या लिखा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और भी देखो सब इसी से रिलेटेड नाम देके यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं, तो गलत मत कर देना, बड़ा ध्यान से लगाना क्वेश्चन। एक तरह से ये थीम उनके लिए मैसेज है, किन के लिए, जो यहाँ के मूल के हैं और रह रहे हैं बाहर, तो अपने भारतीय मूल के लोगों के लिए एक तरह से मैसेज है कि भैया यहाँ पे आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सब कुछ वहीं अपना कमा के उधर ही ना उड़ा दो। तो उसी योगदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 58 देखिए, हाल ही में डिफ़िकल्ट 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज़ जो हैं चर्चा में रहा, ठीक है। कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, पहले तो ये जान लेते हैं डिफ़िकल्ट 4 है क्या, और इस तरह का नाम ही क्यों है, क्योंकि ये नाम जो नाम से तो ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नेगेटिव इसमें ऑब्जर्वेशन किए गए हैं। तो ये जो डिफ़िकल्ट 4 का टैग दिया है 4 कंट्रियों के लिए, तो ये इन भाई साहब ने दिया है, यूके ने, ठीक है। यूके बेस्ड एक संस्था है, उसने दिया है, अल्टीमेटली यूके नहीं दिया है ना, यूके बोल रही है 4 कंट्रियों को डिफ़िकल्ट 4। और यहाँ इनका यूके का मतलब क्या है, यहाँ पर डिफ़िकल्ट 4 से इनका कहना है कि ये जो 4 कंट्री हैं डिफ़िकल्ट 4 में जो हैं, वो हमारे लिए राइवल का काम कर रही हैं। राइवल, हम भैया दुश्मन थोड़ी ना है यूके के, लेकिन इनको लग रहा है, इनकी एक संस्था को लग रहा है। और ये कंट्री कौन सी हैं 4, ये है, देखो ये चारों याद रखना, रसिया, ठीक है, जूम कर दूँ मैं, रसिया, सऊदी अरब, इंडिया और टर्की, ठीक है, टर्की, ये 4 डिफ़िकल्ट 4 हैं। और ऐसा यूके ने बताया है, उनको लगता है कि ये 4 कंट्री जो हैं वो हमारे काम में बाधा डालती हैं, जो ग्लोबल गोल्स हैं उनको हमें काम करने नहीं दे रहे हैं ठीक से। चलो भाई, अब लग रहा है तो लगने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे नॉट बताना है, ठीक है, नॉट बताना है, नहीं बताना है तो कौन सा है, रूस आपने अभी देखा, भारत भी देखा, टर्की भी देखा और सऊदी अरब भी देखा, चीन नहीं है, तो आंसर चीन हो जाएगा। चलिए, चीन थोड़ी ना होगा राइवल, वो तो दोस्त होगा इनका। चलिए 59 देखिए, सी विजिल 21 संदर्भ में हम लोगों को बताना है, ये क्या है भाई, ये आपको पता होगा, पढ़ते रहते होंगे MCQs में, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी तो नहीं, हम लोगों को जानना कि ये एक्सरसाइज है। और ये अभ्यास जो होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, कौन सी अभ्यास होती हैं, डिफेंस की एक्सरसाइज होती हैं, ठीक। देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सी से आप लोग समझते हैं सागर, और विजिल का मतलब यहाँ पे विजिलेंस से समझ लीजिए, मतलब चौकीदारी करना, सागर की चौकीदारी करनी है। जो हमारी बॉर्डर है 26/11 के बाद आप लोग जानते हैं, पूरा जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा करना है। तो इसी सुरक्षा के क्रम में ये एक्सरसाइज होती रहती हैं, ठीक है। और अभी जो 2021 में हुआ, ये 2nd एडिशन था, यानी दूसरी बार किया गया, 2021 में दूसरी बार किया गया। और ये हर 2 साल पे ऑर्गेनाइज होता है, हर 2 साल पे, यानी बाइनियल है, ठीक है, बाइनियल है। यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, ये एडिशन जो था वो दूसरा था, और ये हर 2 साल में होती है, ठीक है। यानी अब 21 में हो गई है, तो अब 2023 में होगी, अब 2023 में होगा तीसरा एडिशन, ठीक है, तीसरा संस्करण कब होगा, 2023 में। अब चूंकि सागर वाली बात है, सी वाली बात है, तो यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कौन सी बॉडी करेगी, इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी। अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए, जनवरी 21 में इस अभ्यास का द्वितीय संस्करण यानी 2nd एडिशन, हम लोगों ने 2nd एडिशन अभी पढ़ा है, यानी ये सही हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़िए, यह त्रिवार्षिक यानी ट्राइनियल अखिल भारतीय तट रक्षा अभ्यास है, तो भैया त्रिवार्षिक नहीं है, हम लोगों ने 2 साल पढ़ा है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया, पहला सही है, यानी केवल एक सही है इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, 60 में देखिए, अब थोड़ा सा जल्दी से करते हैं, ठीक, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हम लोग तो कर चुके हैं ना एक बार। युद्ध अभ्यास सबसे आसान सा पकड़ लीजिए, युद्ध अभ्यास हमेशा आप लोग पढ़ते रहते होंगे, किसका, इंडिया और USA का, ठीक है, इंडिया USA दिख रहा है, जल्दी से मार दो, यानी D का 2 और D का 2 एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो हम लोग को जल्दी से मिल ही गया है, ठीक है। वहाँ पे यही करना, अगर एक पे आप बिल्कुल 100% श्योर हैं तो एक को देख के आगे बढ़ जाना, बाकी 3 मैच ना कराना वहाँ पर। वैसे ऐसा काम कोई करता नहीं होगा, हाँ, लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं वो उनसे हो जाती है गलती, तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। मतलब यहाँ पे भी 10 सेकंड बच जाते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन में 10 सेकंड बचाओगे तो 1 मिनट बहुत होता है, 100 सेकंड यानी 1.5 मिनट, लगभग 1.5 मिनट से ज़्यादा बहुत होता है, 1.5 मिनट में 15 गोले भर जाते हैं। एमपैक्स 21
वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं, ठीक है, जल थल और नभ, यानी ए का 3 हो गया, तो ए का 3 यहाँ पर दिख रहा है। डेजर्ट नाइट, ये इंडियन एयरफोर्स का और फ्रांस का है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस का, यानी सी का 1 हो गया। इसको सेपरेटली भी याद रखना भैया, ठीक है। एक तरह से 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, 4 क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो सी का 1 हो गया, अब बी का 4 बचा है, यानी ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो कहाँ की है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का ये ऑपरेशन है। क्योंकि जो राजस्थान का वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे फॉग की समस्या बहुत रहती है, ठीक है, दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है, डेंस फॉग रहता है वहाँ पे, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, घुसपैठ बहुत होती है, उसी को रोकने के लिए ये सब ऑपरेशन है बीएसएफ पे, ठीक। तो आगे बढ़ें अब, चलिए 61 देखिए। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला लड़ाकू विमान चालक, यानी ये फाइटर प्लेन की पायलट हैं, और एक कौन है, अवनी चतुर्वेदी, सॉरी भावना कांत, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, भावना कांत है, ये है भावना कांत, ठीक। देखो इनका टैग दिख भी रहा है, धुंधला दिख रहा होगा लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, भावना कांत, ठीक है। और ये कौन सा, ये लड़ाकू विमान जो है फाइटर प्लेन है, कौन सा चला रही थी, MiG-21, ठीक है, MiG-21, इसका भी याद रखना। आइए 62 पे चलता है। 62 में देखिए, इसको हम लोगों को सम्मिलित नहीं यहाँ पे मैच कराना है, व्यक्ति से उनकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति क्या है। देखो हमने रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे हम लोगों ने विनोद यादव जी पढ़े थे ना, तो थोड़ा अपडेट कर लेना, ठीक है। सुनीता शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है, और CEO भी हैं, तो ये तो सही मैच है, सुनीता शर्मा सही मैच है। पंकज मित्तल साहब ये अभी हाईकोर्ट इलाहाबाद के जज थे, ठीक है, हाईकोर्ट इलाहाबाद के जज थे, इनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और ये यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब वहाँ के ये चीफ जस्टिस हो गए हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये याद रखना, ये भी सही मैच है। सिद्धार्थ मोहंती ये LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, MD हैं, ये भी सही मैच है। शोभा मंडल जी जो हैं ये गलत मैच है, ये अध्यक्ष हॉकी इंडिया की नहीं है, ये एक PSU है, कौन सी, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल की ये चेयरमैन है, ठीक है, सेल की चेयरमैन है, ना कि हॉकी इंडिया की, तो ये पॉइंट गलत है, सी पॉइंट गलत है, तो गलत बताना था हम लोगों को, आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 63 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा उमरेड पौनी क्या लिखा है, करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो इकोसिस्टम इकोलॉजी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ट्रेजिडी हुई होगी, घटना हुई होगी, तो यहाँ पे जो घटना हुई थी वो सावक समझते हैं ना, कब किनको बोलते हैं, शेर के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों को कब बोलते हैं, ठीक है। 2 शावक वहाँ पर मृत पाए गए, कहाँ पे, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में, इसलिए न्यूज़ में रहा है, और ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे, नागपुर की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नागपुर की, ठीक है। आगे बढ़ें। 64 देखिए, भारत के किस राज्य ने जनवरी 21 में कलरव नाम से अपना प्रथम पक्षी उत्सव यानी फर्स्ट एवर वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव के नाम से सेलिब्रेट किया। तो याद रखना ये जो कलरव है वो क्या है, प्रथम पक्षी उत्सव, पहला फैक्ट तो ये याद रखना है। तो वर्ड का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बर्ड फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे हो रहा होगा, ये किसी बर्ड सेंचुरी में हो रहा होगा ना, बर्ड सेंचुरी में। वो बर्ड सेंचुरी कौन है, ये पक्षियों का अभ्यारण्य कौन सा है, वो आपको बिल्कुल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नागी नागती सेपरेटली पूछ सकता है, नागी नागती बर्ड का जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है बिहार में है, नागी नागती बिहार में है। और इस इस सेंचुरी की खास बात क्या है, यहाँ पे इंडिजिनस जो वर्ड की प्रजातियाँ हैं वो तो हैं ही, साथ में यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, माइग्रेटरी, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 65 देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस राज्य या यूटी सरकार ने जनवरी 21 में एक बालिका को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता हो। और वो महान बालिका कौन है, वो है सृष्टि, ठीक है, सृष्टि गोस्वामी, याद रखना है, नाम नहीं भूलना है। 19 वर्षीय, ठीक है, 19 ईयर ओल्ड, इन्होंने एक दिन के लिए CM पद को एक्सरसाइज किया है। और ये कहाँ की हैं गोस्वामी जी, ये उत्तराखंड की हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए थोड़ा, ये हैं सृष्टि गोस्वामी कहाँ की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड, यूके लिख दे रहा हूँ, 1 डे CM, ठीक, याद रहेगा।
चलिए 66 देखिए, भारत में कोविड, ये दिख रहा ना इंग्लिश वर्जन, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब ठीक है, भारत में कोविड-19 टीके के प्रबंधन के लिए सशक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आर एस शर्मा जी हैं, ठीक है, ये फॉर्मर ट्राई के चीफ थे, फॉर्मर यानी पूर्व, फॉर्मर ट्राई चीफ, ट्राई समझते हैं ना, ये ट्राई के चीफ थे, पूर्व थे। इनको अभी इस कमेटी का, एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक है, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। चलिए 67 देखिए, जनवरी 21 में सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन है भैया? ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ओलंपिक चैंपियन है, और अभी 100वां उन्होंने अपना जन्मदिवस भी मनाया, और इनका नाम है एग्नेस कलेटी, ठीक है। ये कहाँ की हैं? हंगरी की हैं, ठीक है, हंगरी की, याद रखना। चलिए 68 देखिए, न्यूमोसिल, ये न्यूमोसिल क्या है? न्यूमोसिल के संदर्भ में हम लोग को बताना है, न्यूमोसिल के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ ये क्या है? वैक्सीन है, ठीक है, ये वैक्सीन है। तो ये किसके इलाज के लिए लगाई जाती है? किसके उपचार के लिए, किसके क्योर के लिए? ये निमोनिया के लिए है, ठीक है, निमोनिया। तो दो चीज़ें हम लोगों ने जानी। तीसरी बात है, इसको बनाया किसने? SII ने। SII आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है? ये पुणे में है, ठीक है, पुणे में। इस संस्था ने एक वैक्सीन का और ठेका लिया है, उसका नाम क्या है? कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड यही बना रही है, ठीक है। एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है वो SII ने ठेका लिया था, ये बना रही है। और ये न्यूमोसिल है, ये तो इंडिजिनस है, ठीक है। और जो निमोनिया ये होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। देखो इसमें कितने सारे हम लोगों ने फैक्ट जान लिए। हम लोगों ने बायोलॉजी भी पढ़ ली। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरियल है या फिर वायरल है? बैक्टीरियल है। अब उस उस बैक्टीरिया का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा टेढ़ा नाम होता है, क्या याद भी नहीं रहेगा और कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, बस इतना जानना है हम लोगों को कि बैक्टीरिया से होता है। अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए। यह भारत की पहली स्वदेशी यानी इंडिजिनस रूप से विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन है। देखो इन्होंने बैक्टीरिया का नाम भी लिख दिया, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, इसे IISc बेंगलोर, ये इंजीनियरिंग की संस्था है, रिसर्च की संस्था है, ये यहाँ पे इस तरह के काम थोड़ी ना होते हैं। तो दूसरा पॉइंट गलत हो गया। तीसरा पॉइंट पढ़िए, न्यूमोकोकल रोग विषाणु जनित यानी वायरल रोग है, वायरल नहीं है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? बैक्टीरियल पढ़ा है। तो तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया, यानी इसमें केवल एक ही सही है, एक ही सही है, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 69 देखिए, थाईलैंड ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अगर होगा तब होगा जब यहाँ पे कोई इंडियन विजेता होगा, या फिर फाइनल में इंडियन हारा होगा, तब इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इनकी जो विजेता रही हैं थाईलैंड ओपन 2021, ये कैरोलिना मारिन जीत गई हैं, ठीक है। और मारिन साहब कहाँ की हैं? ये आप लोग को पता होगा, ये स्पेन की हैं, ठीक है, ये स्पेन की हैं। चलिए 17 देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है ना, इसमें ये दिखाया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है वो कितना पावरफुल है। और इंडिया की स्थिति तो बहुत ख़राब है। इंडिया का पासपोर्ट की रैंक जो है वो 85वीं है, और कितने में? 110 कंट्रीज़ में, यानी बहुत बेकार है ना। इसका मतलब क्या है कि पासपोर्ट जो है इंडिया का वो मजबूत नहीं है, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। तो हेनले पासपोर्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पावरफुलनेस को दिख रहा है, पावर, हाँ क्या लिखूँ, ठीक है, पावरफुलनेस, ठीक है, और पासपोर्ट्स। अब इतने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया की स्थिति 85 है, और सबसे जो टॉप मारा है वो हमेशा मारता ही रहता है, वो जापान है। जापान का पासपोर्ट बहुत मजबूत है, ठीक है, तो ये टॉप है। और सबसे वर्स्ट जिसका पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान वाले जो नागरिक हैं वो पासपोर्ट लेके जाएंगे भी तो 36 जगह उनकी चेकिंग होगी पासपोर्ट होने के बाद भी। तो अफ़गानिस्तान को सबसे लास्ट रखना, ठीक है। इतना इसमें पॉइंट है जानने के लिए। तो इंडिया का जल्दी से मार दीजिए, 85वां स्थान है। चलिए 71 देखिए, 21 को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, GCRI, हम लोग CCPI भी पढ़ते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स भी पढ़ते हैं, EPI भी पढ़ते हैं, और इनसे एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो GCRI है यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? ये जर्मन वॉच करते हैं, जर्मन वॉच। ये कहाँ की संस्था है? ऑब्वियसली जर्मनी की है। तो हमारे यहाँ जलवायु का रिस्क कितना है भैया? ये 7वें स्थान पर इंडिया, ठीक है, 7वें स्थान पर। चलिए 72 देखिए,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक और लेखक कुछ हम लोगों ने पढ़ी भी हैं। और यहाँ पे जल्दी से इमेजेस देख लीजिए ताकि याद रह जाए। ये देखिए, दिख रहा है ना, मैं फुल जूम कर दे रहा हूँ। पहली किताब पढ़िए, हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये किसकी है? हामिद अंसारी साहब की। याद रहेगा, हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, हामिद अंसारी। दूसरा पढ़िए, वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स किसकी है? ये झुम्पा लाहिरी, ठीक है, झुम्पा लाहिरी की है वेयर अबाउट्स। बाकी दो किताबें और देखिए, ये है आ प्रिजन मेमोयर फ्रैक्चर्ड फ्रीडम। ये किसकी है? कोबार्ड घेंडी की है, टूटी हुई स्वतंत्रता, कुछ इस तरीके से हिंदी वर्जन। और लास्ट वाला देखिए, माई ईयर्स विद राजीव, ट्रम्प एंड ट्रेजेडी। ये किसकी है? बाजाहट हबीब उल्लाह। अब इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक बार में याद होने वाले हैं नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए? अब इन दोनों का ले लीजिए, इन दोनों का ले लीजिए, ठीक है। अब जब दोपहरिया में दाल भात चोखा बनाया करें तब देखते रहा करो। अब जल्दी से वापस क्वेश्चन पे आइए। तो वेयर अबाउट्स किसकी पढ़ी अभी आपने? वेयर अबाउट्स ये झुम्पा लाहिरी साहब की पढ़ी ना, साहिबा। तो ए का आपने 4 हो गया, ठीक है, ए का 4 हो गया, झुम्पा लाहिरी। और ये अभी माई ईयर्स विद राजीव, ट्रम्प एंड ट्रेजेडी, ये किसकी पढ़ी आपने? वजाहट हबीबुल्लाह की पढ़ी है। यानी डी का क्या हो गया? डी का 3 हो गया। तो हम लोगों को काम इसी से बन जाएगा। ए का 4 है, देखो एक ही किताब से बन गया काम, तो आंसर तो निकल आया। ये हैप्पी एक्सीडेंट पढ़ी है आपने, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये किसकी? हामिद अंसारी साहब की आपने पढ़ी, ठीक है। तो बी का 1 हो गया, बी का 1 हो गया। और फ्रैक्चर्ड फ्रीडम कोबार्ड घेंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेपरेटली भी टेस्ट सीरीज में कई बार पूछा है। तो सी का 2 हो गया, यानी इसको देख लेना, ठीक है। अब तो हम लोगों ने देख तो लिया ही है, अब यहाँ पे मिलाते रहना। चले आगे बढ़ें, चलिए 73 देखिए, 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? आइस हॉकी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ तो पहाड़ हैं, आइस थोड़ी ना, यहाँ पे कराओगे सीधा खाई में कूद जाएगा, तो इसको तो रिजेक्ट करो। तो खेलो इंडिया आइस हॉकी जो हुई ऑर्गेनाइज, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, वो कहाँ? कारगिल में हुआ है, ठीक है, कारगिल। और कारगिल कहाँ है? लद्दाख में, ठीक। तो आंसर भी हो गया। चलिए 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का स्वदेशी वैक्सीन है, यानी इंडिजिनस वैक्सीन है कोविड-19 की? तो कोविशील्ड तो आपने पता है, बना तो ऐसा ही आ ही रही। और किसकी वैक्सीन है? ये एस्ट्राजेनेका वालों की है, हमारी तो है नहीं। हमारी इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो तो भारत इंस्टीट्यूट बना रहा है ना, भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट, ठीक। और इसने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन, जो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, कोवैक्सीन हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है। चलिए 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 के पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं था? पद्म विभूषण आप लोग जानते हैं, पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो 3 होते हैं, और सबसे उच्च श्रेणी का जो हाई डिग्री ऑफ अवार्ड है वो पद्म विभूषण होता है, विभूषण। और ये 3 डिग्री कौन सी होती हैं? एक तो विभूषण होता है, विभीषण नहीं, विभूषण, दूसरा भूषण होता है, और तीसरा श्री होता है, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ऑब्वियसली जो हाई डिग्री ऑफ सिविलियन अवार्ड होगा उनके अवार्डी जो होंगे वो कम होंगे। तो विभूषण जो पाए हैं वो केवल और केवल 7 लोग पाए हैं, 7 लोग पाए हैं, ठीक है। और भूषण जो हैं वो 10 लोग पाए हैं, और पद्मश्री जो होते हैं ये तो जहुआ वर्ग मिलते हैं, 102 पाए हैं, यानी टोटल 119 पद्म पुरस्कार हैं। यदि सिर्फ ऐसा पूछे, ट्रेन की आवाज़ के लिए बहुत बहुत माफ़ी, और जो हेडफोन लगा के वीडियो देखते होंगे उनसे हमारी और गहरी माफ़ी, क्योंकि उनको ज़्यादा इरिटेट करती होगी आवाज़। तो यदि ऐसा पूछ ले कितने पद्म पुरस्कार अभी वितरित किए गए, तो वो 119 मार देना। और सेपरेटली पूछा, अलग अलग पूछा तो देख लेना। बाकी विभूषण याद रखना, विभूषण 7 पाए, 7 लोग पाए। तो इन 7 में आपको एक नाम याद रखना है, एक नाम क्या याद रखना है? शिंजो आबे का, शिंजो आबे का। ये कौन है? याद आ रहा? जापान। तो शिंजो आबे तो यहाँ पे लिखा दिख ही रहा, तो इनको तो मिला है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये बाहर से हैं, तो हो सकता है 4 कंट्रियों के प्रेसिडेंट के नाम लिख दें और वहाँ पे पूछ ले कि किसको पद्म विभूषण मिला है, तो जल्दी से लगा के आगे चले जाना। पहला ऑप्शन है मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी शामिल है, इन 7 में ये भी शामिल है, ठीक है। और सी ऑप्शन है डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, तो इनका प्रोफेशन तो डॉक्टर से ही पता चल गया कि ये मेडिसिन फील्ड से हैं, ठीक है, तो इनको भी मिला है। चंद्रशेखर कमरा को नहीं मिला है, ठीक है, विभूषण नहीं मिला है, इन तीनों को मिला है। और यहाँ पर नहीं पूछा है तो आंसर तो डी हो गया। कमरा साहब को जो मिला है ना वो भूषण मिला है, ना कि विभूषण, ठीक है।
चलिए 76 देखिए, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया है। आपने कल के टेस्ट में कैम्ब्रिज से पढ़ा था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसके अनुसार कौन सा जो शब्द था हिंदी का जिसको नामित किया गया, कमेंट करके बताना। और ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को यानी आत्मनिर्भरता को यहाँ पे हिंदी शब्द के रूप में चुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए, भारत में किसकी पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की ट्रिब्यूट पे, पुण्यतिथि पे, डेथ एनिवर्सरी पे ही समर्पण दिवस मनाया गया। और यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, दीनदयाल उपाध्याय, 4th ऑप्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी रहेंगे तो वो मत लगा देना। और दीनदयाल उपाध्याय साहब को जानते होंगे, ये हिंदुत्व के बहुत बड़ी आइडियोलॉजी इनकी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी इनकी, और वो भी राइट विंग वाली। यानी ये पॉलिटिशियन तो थे ही और सोशल वर्कर भी थे। ठीक है, सोशल वर्कर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ें। चले 78 देखिए, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इसके बारे में तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जल जीवन मिशन शहरी के तहत भारत के 10 शहरों में एक प्राथमिक पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। निम्नलिखित कौन सा शहर उनमें से एक नहीं है, तो इसको JJM के नाम से जानना, जल जीवन मिशन यू यानी अर्बन, शहरी। तो इन 10 शहर को पकड़ लो। और ये 10 शहर कौन से हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, देखिए, पहला आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चुरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला। बट ये 10 के 10 याद कैसे रखें, याद नहीं रख सकते ना, लेकिन हाँ ध्यान से वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा लिंक बना के यदि याद रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। 8वां है रोहतक, फिर 9वां सूरत, फिर टुमकुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में, 4 शहरों में ये सर्वे किया गया। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो मथुरा आपको दिख रहा है, मथुरा कहाँ दिखा है, 10 में मथुरा कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आगरा की जगह इन्होंने क्या किया, मथुरा लिख दिया है। तो चुरू तो है, ठीक है, चुरू है, बदलापुर है, भुवनेश्वर भी है, मथुरा नहीं है, तो आंसर मथुरा हो गया। नहीं बताना था ना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 79 देखिए, 79 में केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। ये 6 स्तंभों का कौन सा उन 6 स्तंभों का हिस्सा है। तो एक कूट वाला क्वेश्चन है ना, तो ये 6 पिलर आप लोग देख लीजिए, ये 6 पिलर ये हैं। ठीक है, पहला पिलर क्या दिख रहा है आपको, हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। यानी पहले पॉइंट में, पहले पिलर में इन्होंने हेल्थ वाली बात कर ली, दूसरे पिलर में इन्होंने कंस्ट्रक्शन और कैपिटल की बात कर ली, पैसे की बात कर ली, तीसरे ऑप्शन में इन्होंने समावेशी विकास की बात कर ली, और चौथे पॉइंट में ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी की बात कर ली। ठीक है, पाँचवें पॉइंट में, पाँचवें पिलर इन्होंने साइंस टेक, इनोवेशन और R&D जोड़ दी, और लास्ट में शासन दे दिया। ठीक है, इतने ये 6 पिलर हैं। तो बाकी अब हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। कहाँ गया, ये है ना, आइए। तो आपने क्या क्या अभी पढ़ा, चूँकि इंग्लिश में पढ़ा तो इंग्लिश में ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ एंड वेलबींग ये बिल्कुल था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ये भी था, इनोवेशन एंड R&D ये भी था। यानी 1, 3, 4 तो थे ही थे, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। और 3 भी था, तो इसमें तो 3 है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सिर्फ D है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, इनवाइगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल भी था, मानव पूंजी हम लोग पढ़े हैं। यानी चारों पिलर थे। ठीक है, चारों पिलर थे, आंसर D हो गया। चलिए 80 देखिए, निम्नलिखित फिल्मों में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2021 वाला इंपॉर्टेंट है। देखो, दादा साहब फाल्के अलग पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार ये अलग है। ठीक, तो इन्होंने फिल्म पूछा है, तो किस फिल्म को मिला, ये तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है। ठीक है, अजय देवगन साहब की मूवी है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने 80 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए। मॉर्निंग में कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करूँ 81 से 120, नहीं तो कल शाम तक तो कर ही दूँगा, ऑफिस से आऊँगा तो रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। PDF जो है वो टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना। और प्लीज़ आप लोग रिवाइज करते रहें, 1.5x पे लगाइए हेडफोन और आराम से देखते रहिए। इसमें भी अगर ज़्यादा समय किल हो रहा तो 75 पे लगा लीजिए, या फिर आपके पास हार्ड कॉपी हो PDF से तो उससे रिवाइज कीजिए। कहने का मतलब है बस रिवाइज कीजिए। आपने जो इतनी मेहनत की है वीडियो को पढ़ते यहाँ पर टेस्ट सीरीज ख़त्म किए, तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा ये आपकी मेहनत जो है ना वो पानी में मिल जाएगी। तो ठीक है, शुक्रिया।